देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे जैव विकास एवं जीवन की उत्पत्ति। जैव विकास एवं जीवन की उत्पत्ति जो चैप्टर है वह 10वीं तथा 12वीं के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे हर वर्ष प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं जैव विकास एवं जीवन की उत्पत्ति में क्या पढ़ना है। तो इसमें जीवन की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, कैसे हुई थी और सबसे पहले कौन से जीव आए थे और उनकी पीढ़ी जो है पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे परिवर्तन हुआ उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। देखिए, अब बात करते हैं हम जीवन की उत्पत्ति अर्थात ओरिजिन ऑफ लाइफ अर्थात पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न कब हुआ। तो देखिए, हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति 4.6 अरब वर्ष पहले हुआ था, जबकि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति 4 अरब वर्ष पहले हुआ। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित निम्न दो मत दिए गए। पहला होता है प्राचीनवाद, दूसरा है आधुनिकवाद अर्थात एंशिएंट थ्योरीज और मॉडर्न थ्योरी। अब चलिए इन्हें हम विस्तार से पढ़ते हैं कि प्राचीनवाद क्या है और आधुनिकवाद क्या है। देखिए, अब बात करते हैं हम कि प्राचीनवाद और आधुनिकवाद क्या है। तो देखिए, जो पौराणिक कथाएं हैं या पौराणिक कहानियाँ उसमें बताई गई कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, इस मत को हम प्राचीनवाद कहते हैं। जबकि आधुनिकवाद अर्थात मॉडर्न थ्योरीज का मतलब यह है कि उन्हें प्रूफ द्वारा वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, कब हुई तथा किस रूप में हुई, तथा उसके साथ ही यह पता किया गया कि पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति हुई तथा उसका आधुनिक विकास कैसे हुआ। इसी को हम आधुनिकवाद या मॉडर्न थ्योरीज कहते हैं। देखिए, अब हम विस्तार रूप से पढ़ेंगे कि प्राचीनवाद क्या है अर्थात जीवन की उत्पत्ति से संबंधित प्राचीनवाद एंशिएंट थ्योरीज रिलेटेड टू ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो देखिए, प्राचीनवाद में निम्न चार मत दिए गए अर्थात चार सिद्धांत दिए गए। पहला था विशिष्ट उत्पत्तिवाद जिसे हम स्पेशल क्रिएशन कहते हैं, स्वतः जननवाद या अजैयवाद स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी। थर्ड है जैव निर्माणवाद या बायोजेंसिस, जिस सिद्धांत को 1668 में फ्रांसिस्को रेडी तथा 1765 में लेजारो स्प्लेंजरनी ने दिया। तथा चौथा है ब्रह्मांडवाद जिसे हम कॉस्मोजोइक थ्योरीज कहते हैं। अब बात करते हैं विशिष्ट उत्पत्तिवाद किसे कहते हैं या स्पेशल क्रिएशन किसे कहते हैं। तो देखिए, बाइबल के अनुसार बाइबल में यह वर्णित है कि पूरे संसार का निर्माण जो है वह केवल 6 दिनों में हुआ है। जैसे पहले दिन पृथ्वी तथा स्वर्ग का निर्माण हुआ, दूसरे दिन आकाश का निर्माण हुआ, तीसरे दिन शुष्क पृथ्वी तथा वनस्पति अर्थात पृथ्वी जो गर्म आग का गोला था उसका तापमान कम हुआ, उसके बाद से उस पर वनस्पति अर्थात पौधों का निर्माण हुआ। चौथे दिन सूर्य चंद्रमा तथा तारे आए। पांचवें दिन मछलियां एवं पक्षी आए। छठे दिन मानव तथा अन्य सभी जीवों का निर्माण हो गया। अब बात करते हैं हम स्वतः जननवाद या अजैयवाद क्या है। तो देखिए, इस सिद्धांत में यह कहा गया कि जीवों की उत्पत्ति जो है वह किसी अजैविक अर्थात कह सकते हैं किसी तत्व द्वारा हुई, जिसको हेलमांट ने इस सिद्धांत का समर्थन हेलमांट ने किया, जबकि यह संभव नहीं है। देखिए, किसी भी जीव की उत्पत्ति के लिए उसके एक न एक जीन होना अनिवार्य है। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी जीव का निर्माण उस जीव के एक न एक जीन डीएनए या जीन की आवश्यकता होती है। जबकि इसमें इन लोगों ने कहा कि किसी भी जीव की उत्पत्ति अजैविक अर्थात अजैविक पदार्थों से हुई, जबकि यह संभव नहीं है। अब बात करते हैं जैव निर्माणवाद अर्थात बायोजेंसिस। तो देखिए, इस सिद्धांत में बताया गया कि किसी भी जीव का निर्माण किसी अन्य जीव से हुआ है, जबकि यह संभवतः सही है, जिसे फ्रांसिस्को रेडी ने सन 1668 में तथा लेजारो स्पेलेंजनी ने 1765 में दिया। अब बात करते हैं हम ब्रह्मांडवाद क्या है, कॉस्मोजोइक थ्योरीज। तो ब्रह्मांडवाद में यह कहा गया कि पृथ्वी पर जीव पृथ्वी पर उत्पन्न नहीं होते,
ये सभी जीव किसी अन्य ग्रह से आए थे। एक तर्क कहा जाए तो माना जा सकता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसा होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम आधुनिकवाद की। चलिए देखते हैं हम जीवन की उत्पत्ति से संबंधित आधुनिकवाद, अर्थात मॉडर्न थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो देखिए, मॉडर्न थ्योरी को हेकल ने जीवन की उत्पत्ति अकार्बनिक पदार्थों से भौतिक क्रिया के आधार पर आधुनिकवाद का सिद्धांत दिया, जिसका समर्थन ओपेरिन ने किया। देखिए, आधुनिकवाद में हम विस्तार से एक एक जीव का निर्माण कैसे हुआ, पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, इन सभी बातों को हम विस्तार रूप से पढ़ेंगे। देखिए, अब हम जैव विकास की उत्पत्ति से संबंधित आधुनिकवाद में जैव रासायनिक विकास या ओपेरिन सिद्धांत देखेंगे। तो देखिए, जैव रासायनिक विकास या ओपेरिन सिद्धांत में निम्न 8 मत दिए गए। पहला, परमाणु अवस्था। दूसरा, अणु अवस्था। तीसरा, कार्बनिक यौगिकों का निर्माण। चौथा, जटिल कार्बनिक पदार्थ। पांचवा, न्यूक्लियोप्रोटीन एवं कोशिका कला का निर्माण। छठा, आदि कोशिकाओं का निर्माण। सातवां, स्वपोषण का निर्माण। और आठवां, सुकेंद्रीय कोशिका का निर्माण। अर्थात अब इन सभी बिंदुओं को या इन सभी स्टेप्स को हम एक एक करके विस्तार रूप से पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम परमाणु अवस्था। देखिए, बात करें हम परमाणु अवस्था क्या है। वैज्ञानिकों के अनुसार आदिकाल में पृथ्वी एक जलते हुए गोले के समान था तथा इसका तापमान 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस था। ताप कम होने के कारण इसमें अनेक प्रकार के परमाणुओं का निर्माण हुआ, जैसे भारी परमाणु तांबा, निकिल, लोहा, जिसके कारण पृथ्वी का केंद्र बना, तथा हल्के परमाणु हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन तथा नाइट्राइट्स, मीथेन, अमोनिया, जिसके द्वारा हल्के परमाणु बने, जो कि कह सकते हैं वायुमंडलीय परत बनाए। ये बात करते हैं हम अब सेकेंड स्टेप, अर्थात अणु अवस्था। देखिए, इस अवस्था में पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे कम हुआ, जिसके कारण परमाणु आपस में मिलकर अणु तथा सरल कार्बनिक यौगिक का निर्माण करने लगे। जैसे देखिए, नाइट्रोजन का निर्माण तो हो चुका था परमाणुवाद में, वह नाइट्राइट्स का निर्माण किए, मिश्र धातुएं बने, अमोनिया बनी आदि। अब बात करते हैं कार्बनिक यौगिकों का निर्माण। तो देखिए, प्राथमिक अणुओं से बने यौगिक समुद्री जल से मिलकर खारा जल बना दिए, जिसके कारण असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण हुआ, जैसे एथिलीन, एसिटिलीन, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल एवं अन्य कार्बनिक अम्ल। देखिए, चौथे स्टेप में जटिल कार्बनिक पदार्थ बने, अर्थात इस प्रक्रिया में सरल से जटिल कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ, अर्थात अमीनो अम्लों के बहुलीकरण से पेप्टाइड तथा शर्करा के बहुलीकरण से पॉलीसेकेराइड बना। ये सभी क्रियाएं तथा कोशिका के बाहर हो रही थी। इसे हेल्डेन ने सन 1920 में इस समुद्री जल को कार्बनिक यौगिक का एक पतला सूप या पूर्वजीवी सूप कहा। देखिए, पांचवें स्टेप में न्यूक्लियोप्रोटीन एवं कोशिका कला का निर्माण हुआ, अर्थात आदि सागर में जो अनेक जटिल कार्बनिक पदार्थ बनने लगे थे, उनकी जो संरचना थी प्रोटीन एवं कोशिका कला जैसी थी। यह कह सकते हैं कि प्रोटीन तथा कोशिका कला जैसी संरचना बननी शुरू हो गई थी, जिसे हम न्यूक्लियोप्रोटीन एवं कोशिका कला का कह सकते हैं कि निर्माण हुआ। देखिए, अब बात करते हैं हम छठवें स्टेप, आदि कोशिकाओं का निर्माण, अर्थात जैसा कि हमने पांचवें स्टेप में देखा कि न्यूक्लियोप्रोटीन के निर्माण से पूर्व केंद्रीय कोशिका का निर्माण, अर्थात प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का निर्माण हो चुका था। अर्थात यह माना जाता है कि कोशिकाएं जो थी वो हेट्रोट्रॉपिक भी होंगी तथा इसके बाद प्रोकैरियोटिक जीवों का निर्माण हुआ, अर्थात ऐसे जीव जिनमें पूर्ण विकसित केंद्रक नहीं पाया जाता उन्हें हम प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। तथा हेट्रोट्रॉपिक का मतलब ये होता है कि वे जीव जो अपना भोजन स्वयं लें या फिर केमिकली लें, किसी तत्व द्वारा अपना भोजन करें, ऐसे जीवों को हम हेट्रोट्रॉपिक कहते हैं। देखिए, अब बात करते हैं हम सातवें स्टेप, अर्थात स्वपोषण का निर्माण।
देखिए, इस स्टेप में जीव जीव जो थे वो प्रकाश संश्लेषण भी कर सकते थे तथा रासायनिक स्वपोषी भी थे, जिसके द्वारा वो अपना भोजन ग्रहण कर सकते हैं थे। अर्थात प्रोकैरियोटिक कोशिका अर्थात प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं वाले जीव जैसे नीले हरे शैवाल, कवक, बैक्टीरिया आदि जीवों का निर्माण हो चुका था। अर्थात आधुनिकवाद के सातवें चरण या सातवें स्टेप में जब अध्ययन किया गया तो बताया गया कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं अर्थात वे वे कोशिकाएं जिनमें पूर्ण विकसित केंद्रक नहीं पाया जा रहा, उनका निर्माण हो चुका था तथा यह अपने भोजन के लिए तत्पर थे। अर्थात ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा या केमिकली द्वारा अपना भोजन ग्रहण कर सकते थे। देखिए, जैसा कि स्टेप 7 में बताया गया कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का निर्माण हो चुका था, अब वो अपना भोजन स्वयं कर सकते। ठीक उसी प्रकार जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का निर्माण हुआ, धीरे धीरे आगे चलकर विकास कर यूकैरियोटिक कोशिकाओं का भी निर्माण होना शुरू हुआ था। और यह संभव क्यों हुआ? क्योंकि देखिए, पृथ्वी पर का तापमान तो कम हुआ था, जिसके कारण धीरे धीरे जीव उत्पन्न हो रहे थे। लेकिन उसके पश्चात जैसे जैसे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती गई, अर्थात ऑक्सीजन अधिक रूप से उत्पन्न होते गए, वैसे वैसे पृथ्वी पर धीरे धीरे अनेक प्रकार के जीव जंतु का निर्माण होता गया, जिसके कारण लगभग 1 से 1.2 से 2 अरब वर्ष पहले यूकैरियोटिक कोशिकाओं का निर्माण हो चुका था। अर्थात अब पृथ्वी पर जीवन संभव हो चुका था। अर्थात 8 चरणों में जाके आधुनिक जैव विकास का सिद्धांत संपूर्ण हुआ। अब बात करते हैं स्टैनले मिलर का प्रयोग। देखिए, स्टैनले मिलर एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1953 में मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन आदि को जल वाष्प के रूप में मिलाकर कार्बनिक यौगिक का निर्माण किया या कार्बनिक पदार्थ का निर्माण किया। अर्थात उन्होंने मीथेन, अमोनिया तथा हाइड्रोजन के एक संबंधित दो के रेशियो में एक लिक्विड तैयार किया, जिसे टंगस्टन के इलेक्ट्रोड पर 600 वोल्ट की विद्युत धारा 7 दिन तक प्रवाहित किए, जिसके कारण उन्हें ग्लाइसिन, एलेनिन, ग्लूटामिन अम्ल तथा अन्य कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन आदि यौगिक का निर्माण किए। अब इनके प्रयोग को हम विस्तार रूप से पढ़ते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से इस प्रयोग में सफल हुए या किस प्रकार से इस प्रयोग को किया। देखिए, जैसा कि हमने कहा, स्टैनले मिलर ने सबसे पहले 5 लीटर वाला एक फ्लास्क लिया, जिसमें उन्होंने मीथेन, अमोनिया तथा हाइड्रोजन का जो रेशियो था 1:2 के अनुपात में मिश्रण डाला तथा इस फ्लास्क को 2 समकोण पर मुड़ी हुई कांच की नली से जोड़ दिया, जैसा कि आप देख रहे हैं। इस नली के एक सिरे पर एक निर्गत पंप तथा एक आधा लीटर वाले फ्लास्क को जोड़ा, जिसमें उन्होंने उबला हुआ जल रखा था। इस फ्लास्क द्वारा गैसीय मिश्रण को उन्होंने चौथा अवयव अर्थात जलवाष्प प्रदान किया। इन सभी रसायनों को मिश्रण कर बड़े फ्लास्क के में टंगस्टन के इलेक्ट्रोड से 6000 वोल्ट की विद्युत धारा लगातार 7 दिनों तक प्रवाहित किया, जिसके पश्चात यू आकार की जो नली थी उसमें गहरे लाल रंग का तरल पदार्थ प्राप्त हुआ, जिसे उन्होंने यह देखा कि उसमें ग्लाइसिन, एलेनिन, एस्पार्टिक अम्ल तथा ग्लूटामिक अम्ल अनेक प्रकार के जटिल कार्बनिक यौगिक उपस्थित थे तथा इस प्रयोग से यह सिद्ध हुआ कि हम कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का निर्माण अजैविक रूप से भी कर सकते हैं। देखिए, जैव विकास के सेकेंड पार्ट में हम पढ़ेंगे कि जैव विकास किसे कहते हैं तथा जैव विकास के प्रमाण क्या है, अर्थात अवशेषीय अंग, समजात अंग तथा समवृद्धि अंग के बारे में हम संपूर्ण रूप से पढ़ेंगे। अब बात करते हैं हम जैव विकास। तो जैव विकास या ऑर्गेनिक इवोल्यूशन किसे कहते हैं? सरल संरचना वाले जीवों से जटिल रचना वाले जीवों के क्रमिक विकास को हम जैव विकास कहते हैं, या विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवों के क्रमिक विकास का अध्ययन करते हैं। ऐसे विज्ञान को हम जैव विकास या ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कहते हैं। जैव विकास शब्द का प्रयोग सबसे पहले हर्बर्ट स्पेंसर ने सन 1800 ईस्वी में दिया था। जैव विकास प्रक्रिया इतनी धीमी होती है कि हम उसे प्रकृति में घटते हुए अपने सामने नहीं देख सकते, अर्थात सामने देखना संभव नहीं है।
देखिए, अब बात करते हैं हम जैव विकास के प्रमाण अर्थात एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। तो देखिए, जैव विकास के प्रमाण निम्न है, लेकिन जैसा कि हमने कहा कि जैव विकास की प्रक्रिया इतनी धीमी होती है कि उसे हम संभवतः प्रकृति में देखते हुए घटित होते हुए नहीं देख सकते या उसे देखना सामने संभव नहीं है। जैव विकास के निम्न दो प्रमाण हैं, दो आधार पर जैव विकास के प्रमाण दिए गए। पहला होता है तुलनात्मक आकार की व शरीर रचना। दूसरा जीवाश्मीय अभिलेख अर्थात तुलनात्मक आकार की व शरीर रचना में हम उसके आकार के आधार पर उसकी तुलना करेंगे तथा जीवाश्मीय अभिलेख अर्थात जीवाश्मों द्वारा हम प्रमाण देंगे कि जैव विकास के प्रमाण क्या है। चलिए अब इन्हें हम विस्तार रूप से देखते हैं। देखिए, जैसा कि हमने कहा कि तुलनात्मक आकार की व शरीर रचना कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। जीवों के संरचना एवं आकार के आधार पर जीवों के निम्न प्रमाण मिलते हैं। पहला समजात अंग जिसे हम होमोलॉगस ऑर्गन्स कहते हैं। दूसरा समवृत्ति अंग जिसे हम एनालॉगस ऑर्गन्स कहते हैं तथा तीसरा अवशेषी अंग जिसे हम वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। अब बात करते हैं हम समजात अंग अर्थात होमोलॉगस ऑर्गन्स की। अब बात करते हैं हम समजात अंग या होमोलॉगस ऑर्गन की। तो वे अंग जो संरचना या रचना तथा उत्पत्ति में समान होते हैं लेकिन उनके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं, ऐसे अंगों को हम समजात अंग या होमोलॉगस ऑर्गन्स कहते हैं। उदाहरण के लिए सील के फ्लिपर। देखिए, सील के जो फ्लिपर होते हैं अर्थात पंख होते हैं वह पानी में तैरने के काम आते हैं। पक्षी व चमगादड़ के पंख। देखिए, पक्षी और चमगादड़ के पंख देखने में तो समान होते हैं लेकिन इनका कार्य जो होता है भिन्न भिन्न होता है। घोड़ों के अगले टांग देखिए दौड़ने के काम आता है जबकि वो संरचना में समान होते हैं। मानव के हाथ किसी वस्तु को पकड़ने के कार्य में आता है। अगर और भी इसमें एग्जाम्पल लिया जाए तो कुत्तों के अगले पैर कह सकते हैं, उसके द्वारा वह भोजन पकड़ने का कार्य करता है। अर्थात जैसा कि हमने कहा कि वे अंग जो रचना एवं उत्पत्ति में समान हो लेकिन उनके कार्य भिन्न भिन्न हो। जैसा कि आप देख सकते हैं, सील के फ्लिपर जो है वह पानी में तैरने के काम आ रहा है। पक्षी तथा चमगादड़ के पंख उड़ने के लिए, घोड़ों के टांग दौड़ने के लिए तथा मानव के हाथ वस्तुओं को पकड़ने के लिए। इन्हें हम अब चित्रों द्वारा समझते हैं। देखिए, इन सभी दिए गए उदाहरणों में आप देख सकते हैं कि इनकी रचना जो है वह समान तो है लेकिन इनके इन सभी जीवों के कार्य जो हैं वह अलग अलग हैं। अब बात करते हैं हम समवृत्ति अंग अर्थात एनालॉगस ऑर्गन। तो समवृत्ति अंग या एनालॉगस ऑर्गन किसे कहते हैं? वे अंग जो संरचना अर्थात रचना एवं उत्पत्ति में समान नहीं होते लेकिन उनके कार्य समान होते हैं। ऐसे अंगों को हम समवृत्ति अंग या एनालॉगस ऑर्गन कहते हैं, जैसे चमगादड़ व पक्षियों के पंख। देखिए, जैसा कि हमने अभी फिगर दिखाया था उसमें देखिए चमगादड़ और पक्षी के पंख रचना में तो समान नहीं है अर्थात असमान है, लेकिन उन दोनों के पंख उड़ने के कार्य में सहायता प्रदान करते हैं या उड़ने उड़ने के कार्य आता है। अर्थात ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति एवं रचना समान ना हो लेकिन उन दोनों का कार्य एक समान हो, ऐसे अंगों को हम समवृत्ति अंग या एनालॉगस ऑर्गन कहते हैं। अब बात करते हैं हम अवशेषी अंग अर्थात वेस्टिजियल ऑर्गन। बात करें हम अवशेषी अंग या वेस्टिजियल ऑर्गन किसे कहते हैं? तो जंतुओं के शरीर में अनेक ऐसे अंग पाए जाते हैं जिनका शरीर में कोई कार्य नहीं होता है। ऐसे अंगों को हम अवशेषी अंग कहते हैं। यह कह सकते हैं कि वे अंग जिनका प्रयोग मानव तथा अन्य जीव जंतुओं ने करना छोड़ दिया और वह इस समय प्रमाण के रूप में उपस्थित है। जैसे सर्प के पैर। देखिए, प्राचीन समय में सर्प पैरों द्वारा चलते थे। धीरे धीरे मौसम परिवर्तन के कारण उन्होंने अपने पैरों का प्रयोग करना छोड़ दिया जिसके कारण उनके पैर समाप्त हो गए, लेकिन अभी भी उनके शरीर पर उनके पदचिन्हों के निशान हैं। कबूतर के अग्रपाद के पैर। कबूतर के अग्रपाद के जो पैर थे वहाँ पे भी उसमें भी जैव विकास में आगे चल के विकास हुआ। कीवी पक्षी के पंख। देखिए, कीवी पक्षी के पंख में भी
अनेक विकास हुए, जो कि अभी भी प्रमाण के रूप में अभी है। जो परिवर्तन हुआ अब वो अभी भी उनमें प्रमाण के रूप में है। अब बात करते हैं मानव शरीर में मुख्यतः 100 से अधिक ही अंग अवशेषीय अंग पाए जाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ इस प्रकार हैं जिसे हम देख सकते हैं। देखिए देखिए जैसा कि हमने कहा कि मानव के शरीर में 100 से भी अधिक अवशेषीय अंग पाए जा रहे हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कर्णपल्लवी की पेशियाँ अर्थात ईयर पिना। दूसरा निमेषक पटल। देखिए आँखों के कॉर्नर पे किनारे पे पिंक कलर का या कह सकते हैं रेड कलर का एक छोटा सा हिस्सा होता है, जिसका प्रयोग हमने करना छोड़ दिया, जिसके कारण वह छोटा हो गया। अर्थात पहले जब मानव का विकास प्रारंभिक अवस्था थी, तो उसमें निमेषक पटल जो था वह पूर्ण विकसित था, जो आँखों को सुरक्षा प्रदान करता था। उसका प्रयोग मानव ने धीरे-धीरे करना छोड़ दिया, जिसके कारण उसका आकार छोटा हो गया और वह अवशेषी अंग के रूप में हमारे शरीर में उपस्थित है। इस समय इस निमेषक पटल का कोई भी कार्य नहीं है। अक्ल दाढ़, जैसा कि आप बंदरों में देख सकते हैं, बंदरों के जो अक्ल दाढ़ अर्थात मोलर टीथ कह सकते हैं या विज़डम टीथ कहते हैं, जो दोनों सभी मनुष्य में के दाँतों के आगे कॉर्नर पे थोड़ा-सा तीखा कर सकते हैं, नुकीला भाग होता है। उसे हम अक्ल दाढ़ या विज़डम टीथ कहते हैं। इसका प्रयोग बंदर भोजन वगैरह करने में या फल वगैरह को खाने में करते थे। मानव उसका प्रयोग करना छोड़ दिया, जिसके कारण वह छोटे हो गए और वह इस समय अवशेषीय अंग के रूप में उपस्थित है। अब बात करते हैं पुच्छ, कशेरुकाई या टेल। देखिए, चूँकि हम जानते हैं कि मानव का विकास आदि मानव अर्थात बंदर से भी हुआ है, तो बंदरों में पूँछ उपस्थित है, क्योंकि बंदर उसका प्रयोग करता है। जबकि प्राचीन समय में मानव भी उन पूँछों का प्रयोग पेड़ पे चढ़ने में या पेड़ से उतरने में उसकी सहायता प्रदान करते थे, अर्थात सहायता लेते थे, जिसके कारण वो पूर्ण विकसित है। लेकिन धीरे-धीरे जैसे ही मानव का जैव विकास हुआ, अर्थात मानव विकास करते गया, अपनी पूँछ का प्रयोग करना छोड़ दिया, जिसके कारण उनकी पूँछ छोटे हो गए या समाप्त हो गए। लेकिन अभी भी रीढ़ की हड्डी की सबसे निचली वाली जो हड्डी होती है, वह छोटी-सी पूँछ के आकार की है, अर्थात इससे यह प्रमाणित होता है कि हमारे पूर्वज जो थे वो बंदर थे या हमारी उत्पत्ति बंदरों से हुई है, तथा इस समय उसका कोई भी प्रयोग नहीं है। उसके बाद से बात करते हैं हम मानव के शरीर पर बाल। मानव के शरीर के बाल यह प्रदर्शित करते हैं कि मानव जो थे वह उनका विकास जो होता है बंदरों से हुआ है, जैसे कि उनके कंधों पे बाल, कानों पे, सीनों पे तथा आदि प्रमाण है इसके। देखिए इस प्रकार से मानव में अनेक अवशेषीय अंग पाए जाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम जीवाश्मीय अभिलेख अर्थात फॉसिल रिकॉर्ड। देखिए पहले बात करें हम कि जीवाश्म किसे कहते हैं, तो पत्थरों तथा पहाड़ों पर प्राचीन समय के कुछ जंतु के अवशेष पाए जाते हैं, जिसे हम जीवाश्म कहते हैं, तथा इस प्रक्रिया को जांचने की प्रक्रिया जीवाश्मीय अभिक्रिया कहलाता है। अब बात करते हैं हम जीवाश्मों का अध्ययन कहाँ करते हैं, तो जीवाश्मों का अध्ययन हम जीवाश्म विज्ञान अर्थात पैलियोंटोलॉजी में करते हैं। सबसे पहले जीवाश्म विज्ञान को लियोनार्डो डी विस्की ने लगाया था, अर्थात सबसे पहले जीवाश्म विज्ञान के बारे में अध्ययन लियोनार्डो डी विस्की ने किया, जबकि जीवाश्मीय विज्ञान की स्थापना जॉर्ज क्यूवियर ने सन 1800 ईस्वी में की। अब बात करते हैं हम जीवाश्मों के प्रकार। तो देखिए जीवाश्मों के अनेक प्रकार हैं, जैसे कि मुख्यतः 5 देख सकते हैं आप। पहला, पत्थर से बने जीवाश्म, जिसे हम पेट्रीफाइड फॉसिल्स कहते हैं। दूसरा, ढांचे वाले जीवाश्म, जिसे हम म्यूल्ड फॉसिल्स कहते हैं। तीसरा, अपरिवर्तित जीवाश्म, जिसे हम यूनाइटेड फॉसिल्स कहते हैं। चौथा, मुद्रण जीवाश्म, जिसे हम प्रिंट फॉसिल्स कहते हैं। पांचवा, दबे हुए जीवाश्म, जिसे हम कंप्रेस्ड फॉसिल्स कहते हैं। अब बात करें हम पत्थर से बने जीवाश्म किसे कहते हैं, तो वे जीवाश्म जो पत्थर से बने हो या अस्थि कवच अर्थात हड्डी कह सकते हैं, अस्थि कवच, दांत तथा बड़े वृक्ष के बने हुए जो अवशेष होते हैं, उसे हम पत्थर के बने जीवाश्म कहते हैं। अर्थात उनके ढांचे जो होते हैं पत्थर पे ढल जाता है और वो सभी पदार्थ जो होता है नष्ट हो जाता है, लेकिन उनके जो ढांचे हैं वह पत्थर पे
बने हुए या उपस्थित रहते हैं। अब बात करता है ढांचे वाले जीवाश्म, अर्थात पत्ती हो गया, कीट हो गया तथा मछलियों का पंख हो गया, जो कि मिट्टी या पत्थर पर दबे हुए होते हैं। वो ये सभी जो जीव हैं उनके सारे अवशेष तो समाप्त हो जाता है, लेकिन उनकी जो संरचना है वह ढांचे के रूप में उस मिट्टी या कह सकते हैं पत्थर पर पड़ी रहती है, जिसे हम ढांचे वाले जीवाश्म कहते हैं। तीसरा बात करें हम अपरिवर्तित जीवाश्म, जिसे हम यूनेटेड फॉसिल कहते हैं। अपरिवर्तित जीवाश्म का मतलब ये है कि ठंडे प्रदेशों में यदि कोई जीव उसमें दब के मर जाता है तो अनेक वर्षों तक वह बर्फ में सुरक्षित उसका जो अवशेष होता है वह सुरक्षित पड़ा रहता है, जैसा कि गेंडा तथा मेमात होते हैं। अब बात करते हैं मुद्रण जीवाश्म अर्थात प्रिंट फॉसिल्स। तो देखिए मोलस्क के कवच अर्थात घोंघा हो गया, अपने सीपी हो गया, इनके जो कवच होते हैं वह मुद्रण के समान स्थिर रहते हैं। अर्थात बात करें हम घोंघा, जिसे हम पाइलर कहते हैं, घोंघा के जो जीवाश्म होते हैं, घोंघा के जो जीवाश्म होते हैं वह मिट्टी पे वैसे के वैसे पड़े रहते हैं, या कहें उनका कवर वैसे के वैसे नष्ट नहीं होता। बाकी अन्य उनके अवशेष भाग जो है वह नष्ट हो जाता है। अब बात करते हैं हम दबे हुए जीवाश्म अर्थात कंप्रेस्ड फॉसिल्स, अर्थात वे जीवाश्म जो मिट्टी में दब जाते हैं और अनेक वर्षों बाद प्राप्त होते हैं। ऐसे जीवाश्म को हम दबे हुए जीवाश्म कहते हैं, जैसे पौधों के जीवाश्म। अब देखिए बात करें हम जीवाश्मों की आयु अर्थात एज ऑफ फॉसिल्स कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए पत्थर की आयु जो होती है, जीवाश्म की पत्थर की आयु या जीवाश्म की आयु जो होती है वह निम्न विधियों द्वारा ज्ञात किया जाता है। जैसे पहला होता है यूरेनियम लेड विधि और दूसरा होता है रेडियोधर्मी कार्बन विधि। इन दोनों विधियों द्वारा जो अवशेष होते हैं या जीवाश्म होते हैं उन पे प्राप्त उनमें देखा जाता है कि कार्बन कितने अणु उपस्थित है। उसके अनुसार हम ज्ञात करते हैं कि यह जो जीवाश्म है वह कितना वर्ष पुराना है। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे जैव विकास के सिद्धांत अर्थात जैव विकास के सिद्धांत को किसने दिया। तो देखिए जैव विकास के सिद्धांत को जीन बैप्टिस्ट लेमार्क तथा चार्ल्स डार्विन ने उत्परिवर्तनवाद के आधार पर दिया। देखिए अब बात करते हैं हम जैव विकास के सिद्धांत के पिता। तो देखिए जैव विकास को पूर्ण रूप से लेमार्क ने तथा डार्विन ने दिया। इस वजह से लेमार्क तथा डार्विन को जैव विकास के सिद्धांत के पिता या फादर ऑफ थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कहते हैं। अब विस्तार रूप से हम लेमार्कवाद को पढ़ते हैं। देखिए जैव विकास के सिद्धांत के मत में हम सबसे पहले लेमार्कवाद पढ़ेंगे। अब बात करते हैं कि लेमार्कवाद या लेमार्क कौन है। तो लेमार्क का पूरा नाम जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क है। यह एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। लेमार्क ने जैव विकास का सिद्धांत सन 1909 में दिया। इन्होंने जैव विकास के सिद्धांत को एक पुस्तक फिलोसफिक जूलॉजिका नामक में लिखा। इन्होंने जैव विकास से संबंधित जितने भी मत हैं उन सभी को इन्होंने अपनी बुक फिलोसफिक जूलॉजिका में दिया। अब देख लेते हैं कि लेमार्कवाद क्या है। अब बात करते हैं हम लेमार्कवाद के सिद्धांत। देखिए लेमार्क ने जैव विकास से संबंधित निम्न दो सिद्धांत दिया। पहला अंगों का उपयोग तथा अनुप्रयोग, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गेन्स। दूसरा उपार्जित लक्षणों की वंशागति, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। देखिए अब हम बात करेंगे लेमार्क के प्रथम सिद्धांत अर्थात अंगों का उपयोग तथा अनुप्रयोग, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गेन्स। तो देखिए लेमार्क के अनुसार लेमार्क ने यह कहा था, यह सिद्धांत दिया था कि जिस अंग का प्रयोग हम अधिक करते हैं वह लंबे हो जाते हैं तथा जिस अंग का प्रयोग हम नहीं करते वो विलुप्त हो जाता है। उदाहरण के लिए लेमार्क ने अफ्रीकी जिराफ के गर्दन को लिया। उन्होंने कहा कि पहले जिराफ के गर्दन जो है थे वो छोटे पाए जाते थे अर्थात गाय के समान पाए जाते थे। भोजन की तलाश में धीरे धीरे जिराफ ने अपने गर्दन का प्रयोग अधिक किया, जिसके कारण उनके गर्दन लंबे हो गया और वही लंबे गर्दन वाले जिराफ पीढ़ी दर पीढ़ी अब तक आ रहे हैं। दूसरा उन्होंने उदाहरण लिया कि सर्प के पैर। पहले सर्प के पैर पाए जाते थे। सर्पों ने अपने पैरों का प्रयोग करना
बंद कर दिया, जिसके कारण उनके पैर समाप्त हो गए, लेकिन अभी भी उनके पदचिन्ह उनके शरीर पर पाए जाते हैं। देखिए, अंगों के प्रयोग तथा अनुप्रयोग में सबसे अधिक उदाहरण लैमार्क ने जिराफ की गर्दन तथा सर्प के पैर का लिया। उसके अलावा मानव के पूंछ, मानव पहले पेड़ों पर चढ़ने या उतरने में अपनी पूंछों का सहायता लेते थे। यह कह सकते हैं कि मानव अपनी पूंछों का प्रयोग करते थे, जिसके कारण उनमें उपस्थित था, और धीरे धीरे उन्होंने अपने अपने पूंछों का प्रयोग करना बंद कर दिया, जिसके कारण वो समाप्त हो गया। चूँकि हम जानते हैं कि मानव का विकास आदि मानव अर्थात उससे पहले बंदर से हुआ है, तो ये सारे के सारे जो कैरेक्टर थे, जिस अंग का मानव ने अपेंडिक्स का सबसे मुख्य कार्य होता है कि वह सेलुलोज का पाचन करता है, सभी सभी समाप्त हो गए। जैसे अपेंडिक्स वस्तुओं का पाचन करता है। अपेंडिक्स का सबसे मुख्य कार्य होता है शाकाहारी भोजन अर्थात सेलुलोज का पाचन करना। शाकाहारी था, मानव जब पौधों से अपना भोजन ग्रहण करता था, जैसे जैसे समय बीता, जब तक पेड़ पौधों की पत्तियों से अपना भोजन करना बंद कर दिया, समाप्त कर दिया, जिसके कारण जैसे ही मानव ने शाकाहारी भोजन को छोड़कर मांसाहारी भोजन करना शुरू किया, अर्थात शाकाहारी भोजन करना समाप्त कर दिया, जिसके कारण उसमें अपेंडिक्स का कोई कार्य नहीं। जबकि वही बात करें अन्य जंतुओं की, जैसे ऊँट हो गया, खरगोश हो गया, गाय हो गया, इन सब के गर्दन के पास देखिए थोड़ा सा बड़ा गोला भाग होता है, जिसे हम अपेंडिक्स कहते हैं। तो यह उनमें क्या करता है कि इनमें जो भी वो भोजन करते हैं, शाकाहारी भोजन करते हैं, उनमें पाचन अर्थात सेलुलोज का पाचन करता है। लमार्क के अनुसार मानव ने शाकाहारी भोजन छोड़ा, जिसके कारण उनमें अपेंडिक्स का कोई कार्य नहीं है। अब बात करते हैं निमेषक पटल की। तो देखिए, मानव के आँखों के कॉर्नर में एक गुलाबी भाग होता है, जिसे हम निमेषक पटल या निक्टिकेटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं। जब मानव इनका प्रयोग आदि मानव के रूप में था और इनका प्रयोग करता था, अर्थात अपनी आँखों की सुरक्षा के लिए किसी और परत की या लेयर की आवश्यकता उन्हें नहीं थी। उन्हें प्राकृतिक एक प्रोटेक्टिंग लेयर मिला हुआ था, जिसके कारण उनकी आँखों की सुरक्षा होती थी। जैसे जैसे मानव ने उसका प्रयोग करना बंद कर दिया, मानव की आँखों से वह केवल अवशेषीय अंग के रूप में ही रह गया। देखिए, ठीक उसी प्रकार मानव में पूँछ, मानव अपनी पूँछ का प्रयोग पहले करते थे, जिसके कारण उनमें पूँछ उपस्थित था। मानव ने अपनी पूँछों का प्रयोग करना बंद कर दिया, जिसके कारण उनकी पूँछ समाप्त हो गए, लेकिन अभी भी उसके अवशेषीय अंग पाए जाते हैं, जैसा कि पहले हमने वीडियो में आपको दिखाया था। अब बात करते हैं हम लामार्क के दूसरे सिद्धांत, उपार्जित लक्षणों की वंशागति, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। लैमार्क ने अपने दूसरे सिद्धांत में यह कहा था कि वातावरण में परिवर्तन के कारण जीवों में नए लक्षण उनके पूर्वजों से संतानों में पहुंचते हैं तथा आगे चलकर यही लक्षण नए जीव का निर्माण करते हैं। अर्थात लैमार्क ने ये कहा था कि अगर मौसम परिवर्तन हो रहा है, वातावरण में अनेक परिवर्तन हो रहे हैं, तो उसके कारण नए लक्षण उत्पन्न हो गए और वही नए लक्षण नए जीव की उत्पत्ति करेंगे, जबकि ये सही नहीं है। अब बात करते हैं हम लैमार्कवाद की आलोचना। देखिए, लैमार्क के सिद्धांत में लैमार्कवाद में निम्न दोष पाए गए। उनके अनुसार जिस अंग का हम प्रयोग करते हैं वह बड़े हो जाते हैं तथा जिस अंग का प्रयोग हम नहीं करते हैं वह विलुप्त हो जाता है। यदि ऐसा है तो देखिए, भारतीय महिलाएं अनेक वर्षों से अपने नाक और कान छिदवाती हैं, लेकिन उनके जो संतान होते हैं उनके कान और नाक सीधे हुए उत्पन्न नहीं होते, जबकि लैमार्कवाद के अनुसार ऐसा होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जिस अंगों का हम प्रयोग करते हैं वह पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, जैसे कि जिराफ की गर्दन उन्होंने कहा। तो यदि ऐसा है तो भारत में बहुत सारी महिलाएं हैं जो अनेक वर्षों से कान नाक छिदवाती हैं, तो उनके संतानों के कान और नाक सीधे हुए होने चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। पहला दोष ये। दूसरा, पुरुष अनेक वर्षों से अपने दाढ़ी मूछ कटवाते हैं, ठीक है, लेकिन जब उनकी संतान होती है फिर भी उनमें दाढ़ी मूछ उपस्थित होते हैं, जबकि लैमार्क के अनुसार ऐसा नहीं हो लैमार्क के अनुसार ऐसा नहीं होना चाहिए। बात करें पहलवान का बेटा वह पहलवान नहीं होता। इसका तात्पर्य यह है कि लैमार्क के अनुसार जिस अंग का प्रयोग करते हैं, अर्थात पहलवान जो होते हैं वो अपने पूरे शरीर के अंगों का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब उनके संतान होते हैं तो वह नॉर्मल सामान्य व्यक्ति होते हैं, पहलवान नहीं होता है। यह कह सकता है डॉक्टर के बेटा डॉक्टर नहीं होता। तो लैमार्कवाद में निम्न दोष पाए गए, जो कि इस प्रकार है। अब बात करते हैं लैमार्कवाद के दोषों को किसने हटाया और कैसे।
अब बात करते हैं हम नव लैमार्कवाद अर्थात न्यू लैमार्किज्म। देखिए, लैमार्कवाद की आलोचना के बाद अनेक वैज्ञानिकों ने मिलकर लैमार्क के जैव विकास के सिद्धांत में निम्न सुधार किए, जिसे हम नव लैमार्कवाद कहते हैं। नव लैमार्कवाद के अनुसार वैज्ञानिकों ने यह कहा कि जीवों में उपार्जित लक्षण अर्थात नए लक्षण केवल उनके जीन में उपस्थित होते हैं तथा ऐसे लक्षण ही पीढ़ी दर पीढ़ी आगे जाते हैं। देखिए, आज हम लोग जैव विकास के चौथे पार्ट अर्थात डार्विनवाद के बारे में पढ़ेंगे कि डार्विन कौन थे, डार्विन का सिद्धांत क्या था, डार्विन ने अपने सिद्धांत में क्या क्या दिया तथा उनकी कमियां क्या थीं। उसके साथ ही साथ मानव के जैव विकास का क्रम और कुछ पौधे जैसे कि हमने गोभी का जो विकास हुआ वह किस क्रम में हुआ, जंगली गोभी से गोभी तक का जो सफ़र था वह किस प्रकार हुआ, ये सभी जानकारी आज हम जैव विकास के चौथे पार्ट में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं हम डार्विनवाद ने किस आधार पर दिया अपना सिद्धांत। तो देखिए, सबसे पहले जैव विकास का सिद्धांत जो है वह लैमार्क ने दिया। लैमार्क के सिद्धांत में भी कुछ कमियां थी जिसे कुछ वैज्ञानिकों ने सुधारा, जिसे हम नौ लैमार्कवाद कहते हैं। उसके साथ ही साथ नौ लैमार्क के बाद भी कुछ कमियां आई जिसे डार्विन ने सुधारा। तो अब बात करते हैं कि डार्विनवाद क्या है। तो देखिए, चार्ल्स डार्विन फ्रांस के एक प्राकृतिक वैज्ञानिक थे। चार्ल्स डार्विन ने माल्थस के जनसंख्या के सिद्धांत के आधार पर प्राकृतिक चयन अर्थात नेचुरल सिलेक्शन तथा जातियों की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया। इन्होंने जीवों के लिए कहा कि जीवों को जीवित रहने के लिए जीवन संघर्ष करना पड़ता है। चूँकि यह बात सही भी है कि कोई भी जीव है उसे जीवित रहने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, वो चाहे अपनी जाति से या अन्य जाति से या प्राकृतिक से। उसके साथ ही साथ चार्ल्स डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज अर्थात जीवन की उत्पत्ति नामक पुस्तक लिखी, जिसमें इन्होंने जैव विकास के लिए निम्न मत दिए। अब हम डार्विनवाद के सिद्धांत को पढ़ते हैं अर्थात डार्विनवाद के जो नियम हैं उन्हें हम पढ़ते हैं कि डार्विनवाद ने अपने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज अर्थात जीवन की उत्पत्ति नामक पुस्तक में कौन कौन सा सिद्धांत जैव विकास के लिए दिया। अब बात करते हैं हम थ्योरीज ऑफ डार्विनिज्म अर्थात डार्विनवाद के सिद्धांत। तो देखिए, चार्ल्स डार्विन ने जैव विकास के लिए निम्न सिद्धांत दिए जो कि इस प्रकार है। पहला, जीवों में संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता। दूसरा, जीवन संघर्ष। तीसरा, विभिन्नताएं तथा इसकी वंशागति। चौथा, योग्यतम की उत्तरजीविता। पांचवा, प्राकृतिक चयन तथा छठा, नई जातियों की उत्पत्ति। अब हम डार्विन के सिद्धांत को विस्तार रूप से एक एक करके पढ़ेंगे। अब बात करते हैं हम डार्विनवाद के प्रथम सिद्धांत अर्थात जीवों में संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता, एनॉर्मस फर्टिलिटी इन द ऑर्गेनिज्म। देखिए, इसमें इन्होंने कहा कि प्रत्येक जीव में संतान उत्पन्न करने की अधिक या असंख्य क्षमता होती है, जिसके कारण सभी जीवों के सदस्य की जनसंख्या बढ़ती है। जैसे इसमें एग्जाम्पल में इन्होंने एस्कैरिस को लिया। एस्कैरिस अपने पूरे जीवन काल में 2.5 करोड़ अंडे देती है तथा सीक 10 लाख अंडे देती है अपने पूरे जीवन काल में। ठीक उसी प्रकार मच्छर भी अपने पूरे जीवन काल में 1500 से 1700 अंडे देते हैं। एक बार में मच्छर 200 अंडे देते हैं। अर्थात इससे यह सिद्ध होता है कि प्रत्येक जीव में संतान उत्पन्न करने की क्षमता बहुत अधिक होती है, जिसके कारण उनकी पीढ़ी बनी रहती है। इसके साथ ही साथ हम यह कह सकते हैं कि प्रत्येक जीव में संतान उत्पन्न करने की क्षमता जो होती है वो असीमित होती है। कोई काउंटेबल नहीं है कि हाँ इतने ही होंगे किसी भी जीव के लिए। बात करते हैं हम डार्विन के दूसरे सिद्धांत अर्थात जीवन संघर्ष, स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस। तो देखिए, जीव को जीवित रहने के लिए भोजन, प्रकाश तथा सुरक्षित या जीवित रहने के लिए इन सभी चीज़ों के लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो देखिए, जीवन संघर्ष को डार्विन ने निम्न 3 भागों में बांटा। पहला होता है अंतःजातीय संघर्ष, इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल। दूसरा होता है अंतर्जातीय संघर्ष, इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल। और तीसरा होता है वातावरणीय संघर्ष अर्थात इन्वायरमेंटल स्ट्रगल।
अब इन तीनों को हम विस्तार रूप से पढ़ेंगे कि अंतःजातीय संघर्ष, अंतराजातीय संघर्ष तथा वातावरणीय संघर्ष क्या है। देखिए, अब बात करते हैं हम अंतःजातीय संघर्ष अर्थात इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल। तो अंतःजातीय संघर्ष या इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल किसे कहता है? जब एक ही प्रकार की जाति में संघर्ष होता है, क्योंकि सभी को एक ही वस्तु की आवश्यकता होती है, इस प्रकार के संघर्ष को हम अंतःजातीय संघर्ष कहते हैं अर्थात इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल कहते हैं। यह अधिक घातक होता है अर्थात कह सकते हैं हम कि मानव मानव में तथा जंतु जंतु में। देखिए, अगर दो मानव है तो उन दोनों को एक चीज़ की आवश्यकता है, कपड़े की, भोजन की, रहने की। तो उनमें जो संघर्ष होता है वह आपस की जाति में ही, किसी अन्य जीव जंतु से नहीं, आपस में ही होता है। तो इस प्रकार के संघर्ष को हम अंतःजातीय संघर्ष कहते हैं। ठीक उसी प्रकार दो जंतुओं के बीच अगर दो कई जीव एक ही जाति के हैं और दोनों को एक ही चीज़ की आवश्यकता है तो दोनों उस वस्तु के लिए लड़ेंगे। अब बात करते हैं हम अंतरजातीय संघर्ष अर्थात इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल। जब दो अलग अलग जातियों के बीच संघर्ष होता है तो इस प्रकार के संघर्ष को हम अंतरजातीय संघर्ष या इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल कहते हैं। देखिए, इस प्रकार का जो संघर्ष होता है अर्थात अंतरजातीय जो संघर्ष होता है वह दो अलग अलग जीवों के बीच होता है, जैसे मानव तथा अन्य जीव जंतु। देखिए, जैसा कि डार्विन ने कहा कि जीवों को जीवित रहने के लिए संघर्ष करना पड़ता है और यह सही भी है। जीवों को जीवित रहने के लिए पहले तो अपने ही जाति से संघर्ष करना पड़ता है तथा अन्य जीव जंतु जैसे मान लीजिए अन्य इंसेक्ट्स हैं, बैक्टीरिया है, वायरस है, उनसे उन्हें लड़ना पड़ता है। तो इस प्रकार के संघर्ष को हम अंतरजातीय संघर्ष कहते हैं। देखिए, अब बात करते हैं हम वातावरणीय संघर्ष अर्थात इन्वायरमेंटल स्ट्रगल। तो देखिए, जब जीवों को वातावरणीय कारक जैसे भूकंप, बाढ़, ताप, वायु, सूखा आदि से संघर्ष करना पड़ता है तो इस प्रकार के संघर्ष को हम वातावरणीय संघर्ष या इन्वायरमेंटल स्ट्रगल कहते हैं। अर्थात किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए वातावरण से संघर्ष करना पड़ता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि गर्मी है और गर्मी में आप स्वेटर पहनेंगे तो आप उसमें सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। गर्मी के हिसाब से आपको हल्के कपड़े ही पहनने होंगे। अर्थात गर्मी जब बढ़ रही है तो आप उस हिसाब से अपने आप को परिवर्तित कीजिए, मौसम के हिसाब से बदलाव कीजिए, जिसके कारण आप स्वस्थ रह सकें और आपकी पीढ़ी बनी रहे। ठीक उसी प्रकार यदि हम ठंड में कहें कि ठंड में आप गर्मी की भांति हल्के कपड़े पहनेंगे, स्वेटर नहीं पहनेंगे, तो आप उस ठंड में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे अर्थात जीवित नहीं रह पाएंगे। ये अनेक आपको बीमारियों से संघर्ष करना पड़ेगा। तो इसलिए कहा गया कि जीवों को जीवित रहने के लिए वातावरण के अनुसार संघर्ष करना पड़ता है। यदि आप ठंड में ऐसे ही घूमेंगे तो आप अनेक रोगों से पीड़ित होंगे, जिसके कारण आपकी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए जीवों को जीवित रहने के लिए वातावरणीय संघर्ष करना पड़ता है। अब बात की जा रही है भूकंप की, तो यदि भूकंप आ रहा है तो उस हिसाब से अपने आप को आप परिवर्तित कीजिए। बाढ़ आ रहा है तो आप उस समय अपनी आप सुरक्षा कीजिए। वायु के थ्रू बहुत सारे रोग उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण मानव को उससे संघर्ष करना पड़ता है। यदि सूखा पड़ रहा है तो मानव को उस हिसाब से अपने भोजन के लिए सर्वाइव करना चाहिए। अर्थात जीवन संघर्ष में कहने का तात्पर्य है कि किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए उसे संघर्ष करना पड़ेगा, वह चाहे अपनी जाति के थ्रू या फिर अन्य जीव जंतुओं से या फिर वातावरण से। अगर उसे इस पृथ्वी पर सर्वाइव करना है, जीवित रहना है, तो उसे संघर्ष करना ही होगा। अब बात करते हैं हम डार्विन के तीसरे सिद्धांत अर्थात विभिन्नताएं तथा इसकी वंशागति, वेरिएशन एंड देयर इनहेरिटेंस। देखिए, प्रकृति में जीवों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं तथा वे जीवित रहने के लिए वातावरण से समानता बनाए रखते हैं। जो जीव जीवित रहते हैं उनकी वंशागति चलती है तथा जो जीव जीवित नहीं रहते हैं उनकी वंशागति नहीं चलती है। देखिए, बात करते हैं हम डार्विन के चौथे सिद्धांत योग्यतम की उत्तरजीविता अर्थात सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। देखिए, डार्विन ने कहा कि जीवन संघर्ष में केवल वही जीव जीवित रहते हैं जो वातावरण के अनुसार परिवर्तन करते हैं तथा इस तथ्य को हर्बर्ट स्पेंसर ने योग्यतम की उत्तरजीविता कहा। अर्थात हर्बर्ट स्पेंसर तथा
चार्ल्स डार्विन दोनों ने योग्यतम की उत्तरजीविता कहा। उन्होंने कहा केवल वही जीव जीवित रहता है जो वातावरण के अनुसार खुद को परिवर्तित करता है। जैसा कि बात करें हम डायनासोर की तथा अन्य पक्षी वर्ग की। देखिए डायनासोर प्रकृति के हिसाब से अर्थात वातावरण के अनुसार खुद को सर्वाइव नहीं कर पाए, जिसके कारण उनकी वंशागति समाप्त हो गई। तथा बहुत से ऐसे जीव जंतु हैं, जैसे मछलियों की बहुत सारी ऐसी प्रजाति है, पक्षियों की ऐसी प्रजाति है जिन्होंने प्रकृति के हिसाब से खुद में परिवर्तन नहीं किया, जिसके कारण उनकी पीढ़ी जो है विलुप्त हो गई या समाप्त हो गई। देखिए जैसा कि हमने कहा कि बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जिन्होंने वातावरण के अनुसार खुद में परिवर्तन नहीं किया, जिसके कारण उनकी पीढ़ी समाप्त हो गई। जैसे कि देखिए भारत में कुल पक्षियों की जो प्रजाति है वह 1200 उपस्थित थी, जिसमें से 640 पक्षियों की जो प्रजाति है समाप्त हो चुकी। तथा भारत में जो मछलियों की प्रजातियाँ थी वह 2500 उपस्थित थी, जिसमें से 65 से 80 तक जो प्रजाति हैं वह विलुप्त हो गई। अर्थात उनके विलुप्त होने का कारण यही है कि उन्होंने प्रकृति के हिसाब से खुद में परिवर्तन नहीं किया, जिसके कारण उनकी पीढ़ी आगे तक नहीं चली। देखिए जैसा कि हमने भारत में कहा, केवल भारत में ही नहीं पूरे विश्व में लगभग 500 वर्षों में IUCN द्वारा एक लाल सूची अर्थात रेड लिस्ट बनाई गई, जिसमें से 500 सालों में 2000 से अधिक प्रजातियां विलुप्त हो गई, जिसमें से 87 प्रकार के पौधे विलुप्त हो गए तथा वर्टिब्रेट्स अर्थात रीढ़ की हड्डी पाए जाने वाले जो जंतु थे उनमें से 338 जो जीव हैं वह समाप्त हो गए तथा जिनमें रीढ़ की हड्डियां नहीं पाई जा रही थी उनमें से 360 प्रजातियां जो वो विलुप्त हो गए। अब बात की जाए कि उनमें से विलुप्त हुए किन किन देशों, भारत के अलावा किन किन देशों में और जीवों की विलुप्ति हुई, उसमें से एक डोडो। डोडो मॉरिशस का रहने वाला एक जीव है, क्वेगा अफ्रीका का है तथा थैलेसीन ऑस्ट्रेलिया का है तथा उसमें से स्टेलर्स सीकाउ जो कि रूस की प्रजाति है वह भी विलुप्त हो गई अर्थात समाप्त हो गई। अर्थात योग्यतम की उत्तरजीविता में केवल वही जीव जीवित रहे जो उसके योग्य थे, अर्थात वातावरण के योग्य थे, वातावरण के अनुसार परिवर्तन किए, केवल वही जीवी जीवित रहे। अब बात करते हैं हम डार्विनवाद के 5वें सिद्धांत अर्थात प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन। देखिए डार्विन ने प्राकृतिक चयन में यह कहा कि जीवों को जीवित रहने के लिए जीवों को प्राकृतिक वातावरण से संघर्ष करना पड़ता है, अर्थात जो जीव वातावरण के अनुसार स्वयं में परिवर्तन करते हैं केवल वही जीव प्रकृति द्वारा चयनित किए जाते हैं तथा वो जीव जीवित रहता है और उन्हीं जीवों की जो वंशागति है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। जैसा कि इसके पहले हमने कहा था कि योग्यतम की उत्तरजीविता, जो प्रकृति के योग्य है प्रकृति केवल उन्हीं को जीवित रखेगी। ठीक उसी प्रकार प्रकृति भी उसी का चयन करता है जब आप प्रकृति के हिसाब से खुद को परिवर्तित करते हैं, अर्थात अपने आप में परिवर्तन किसी भी जीव में प्राकृतिक चयन का मुख्य कारण है। अर्थात जब आप प्रकृति के अनुसार खुद को परिवर्तित करते हैं, वातावरण के अनुसार खुद को परिवर्तित करते हैं, तो वातावरण भी आपका ही चयन करता है। और जो जीव जीवित रहेंगे पीढ़ी भी तो उन्हीं की चलेगी, जो विलुप्त होंगे उनकी थोड़ी ही चलेंगी। जैसे कि हम डायनासोर को ले सकते हैं तथा इसके पहले वाले में अनेक पक्षियों, मछलियों तथा अनेक जीवों के बारे में हमने बताया। जैसा कि कहा जाए कि पहले 4 दांत वाले हाथी पाए जाते थे, लेकिन इस समय केवल 2 दांत वाले ही हाथी पाए जा रहे हैं। अब बात करते हैं हम डार्विन के 6वें सिद्धांत अर्थात नई जातियों की उत्पत्ति या ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। देखिए चार्ल्स डार्विन के अनुसार विभिन्नता पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होती है, अर्थात विभिन्नताएं जो होती हैं, वेरिएशन जो होता है वह उनकी जीन में अर्थात DNA में उपस्थित होता है और वही पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है तथा कुछ विशेष लक्षण संतानों में उत्पन्न होते हैं जो वंशागत हो जाता है तथा इस प्रकार नई जाति की उत्पत्ति होती है। अगर यहाँ की बात करें हम कि नई जाति की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, तो देखिए किसी भी जीव में जो वेरिएशन होता है, विभिन्नता होता है, उसके जीन में उपस्थित होता है। जैसे कि अगर बात करें हम मेंडल के प्रथम नियम, मेंडल के प्रथम नियम में सफ़ेद और लाल पुष्प के जब संकरण कराया गया था तो उसमें से सफ़ेद जो था वह उसमें उपस्थित था लेकिन प्रथम पीढ़ी में दिखाई नहीं दिया। लेकिन द्वितीय पीढ़ी में जब प्रथम पीढ़ी से उत्पन्न संतानों के बीच संकरण कराया गया तो द्वितीय पीढ़ी में लाल, सफ़ेद तथा गुलाबी रंग के पुष्प भी उत्पन्न हुए। इसका मतलब ये है कि उनमें गुलाबी रंग जो था अर्थात शंकर लाल जो था वो उपस्थित था लेकिन प्रथम पीढ़ी में दिखाई नहीं दिया।
वो द्वितीय पीढ़ी में दिखाई दिया। यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि नई जीव का उत्पत्ति जो है वह प्रकृति के हिसाब से नहीं होता है कि प्रकृति में अगर टेम्परेचर अधिक हो गया तो उसमें नए लक्षण उत्पन्न हो जाएगा। वह पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा तो उसके रूप रंग पे पड़ेगा, हाइट पे पड़ेगा। उसके अलावा अगर कहें कि ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी नई जाति उत्पन्न होती है तो ऐसा नहीं होता है। नए जाति की उत्पत्ति उनके जीन में उपस्थित है, वह डीएनए तो ही नई जाति की उत्पत्ति होगी। देखिए, बात करते हैं हम डार्विनवाद की आलोचना, अर्थात डार्विनवाद की कमियों के बारे में बात करते हैं हम। तो देखिए, डार्विनवाद के नियमों में निम्न कमियां पाई गई, जिसमें से पहला है डार्विन ने विभिन्नता की उत्पत्ति पर प्रकाश नहीं डाला। जैसा कि इसके पहले अभी हमने नई जाति के बारे में बात की, तो हमने मेंडल को लिया। डार्विन स्पष्ट नहीं कर पाए कि नई जाति क्यों उत्पन्न होती है। ये तो सिद्धांत जो है हमने मेंडल के थ्रू आप लोगों को समझाया। तो डार्विन ने विभिन्नता की उत्पत्ति अर्थात भिन्नताएं क्यों होती हैं इसके बारे में उन्होंने प्रकाश नहीं डाला। दूसरा, ये पीढ़ी दर पीढ़ी जाने वाले विभिन्नता में भेद नहीं कर पाए। जैसा कि हमने कहा कि उनके जीन में पहले से डीएनए में पहले से उपस्थित होता है वो लक्षण और दूसरी पीढ़ी में दिखाई देता है। इसके बारे में उन्होंने स्पष्ट रूप से नहीं समझाया। इन्होंने अशेषी अंक पर प्रकाश नहीं डाला, अर्थात लैमार्क की गलतियों को ये सुधारने आए थे, लेकिन उन्होंने सिद्धांत दिया, लेकिन लैमार्क के कुछ जो सिद्धांत हैं उनको स्पष्ट रूप से यह नहीं विभेदित कर पाया। अर्थात अशेषी अंग क्यों पाए जा रहे हैं, अगर उनकी विलुप्ति है तो वह क्यों है, इसके बारे में उन्होंने नहीं बताया। अगला है डार्विनवाद योग्यतम की उत्तरजीविका को बताया, जबकि सामर्थ्य की उत्पत्ति प्रकाश नहीं डाला। अर्थात किसमें क्षमता है कि कौन से जीव केवल प्रकृति में उपस्थित रह सकता है, इस पर उन्होंने स्पष्ट रूप से टिप्पणी नहीं किया या उसे समझाया नहीं। देखिए, इससे यह स्पष्ट होता है कि डार्विनवाद अर्थात डार्विन के सिद्धांत में भी कुछ कमियां पाई गई, जो कि आपने अभी इस प्रकार पढ़ा। देखिए, अब हम पढ़ेंगे मानव में जैव विकास का क्रम। तो देखिए, मानव में जैव विकास का जो क्रम था वह सबसे पहले ड्रायोथिपेकस से हुआ। चूँकि सामान्यतः हम जानते हैं कि मानव का विकास आदि मानव से हुआ तथा उससे पूर्व हम बंदर तक ही सीमित हैं, कि मानव का विकास जो हुआ है वह बंदरों द्वारा हुआ था, जबकि ये पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। इससे पहले बंदरों से पहले भी मानव किसी अन्य रूप में पृथ्वी पर उपस्थित थे। जैसे कि सबसे पहले मानव जो थे पृथ्वी पर ड्रायोथिपेकस के रूप में उपस्थित थे। ड्रायोथिपेकस का दिमाग थोड़ा सा और विकसित हुआ, उनके लक्षणों में थोड़े से और परिवर्तन हुए, उनकी संरचना में थोड़ा सा और परिवर्तन हुआ, तो गोरिल्ला का निर्माण हुआ। गोरिल्ला में थोड़ा सा और परिवर्तन हुआ, उन्होंने अपने मानसिक, आर्थिक तथा वातावरणीय कारकों द्वारा अपने परिवर्तन किया। उनकी मस्तिष्क का थोड़ा सा और विकास हुआ तो वह औरंग टाउन में कन्वर्ट हुए। औरंग टाउन का थोड़ा सा और विकास हुआ तो वह गिब्बन के रूप में है। गिब्बन थोड़े से और विकास किए तो बंदर, और बंदर के बाद से हम रामथिपेकस या जिसे हम आदिमानव के रूप में जानते हैं। आदिमानव भोजन की तलाश में, वस्त्र की तलाश में, आर्थिक व्यवस्थाओं के तलाश में थोड़ा सा और विकास किए, अपने अपने रूप के साथ साथ अपने मस्तिष्क में परिवर्तन किए, या कह सकते हैं उनका मस्तिष्क गिब्बन की तुलना में या रामथिपेकस की तुलना में थोड़ा सा और विकास किया तो आदि मानव हुए, और आदि मानव थोड़े से और विकास किए तो मानव हुए। और मानव का जो ब्रेन है थोड़ा सा और विकसित हुआ, और जो मानव जंगलों में रहने लगे वह चिंपैंजी के रूप में कन्वर्सन हुए। अर्थात हम कह सकते हैं कि मानव के जो जैव विकास का क्रम था वह ड्रायोथिपेकस, गोरिल्ला, औरंगटाउन, गिब्बन, बंदर, रामथिपेकस या आदि मानव, उसके बाद मानव का विकास हुआ, और मानव के ब्रेन का थोड़ा सा और विकास हो गया तो वह चिंपैंजी के रूप में कन्वर्ट हुए। यह पूरी हिस्ट्री रही मानव के जैव विकास का क्रम। अर्थात अब हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि मानव का जो विकास हुआ है वह केवल बंदर द्वारा नहीं, मानव का पृथ्वी पर उत्पत्ति जो हुआ वह ड्रायोथिपेकस के रूप में हुआ। अब ये बात हुई मानव के जैव विकास के क्रम का, अर्थात मानव का विकास कहाँ से हुआ। अब बात करते हैं हम कुछ पौधों अर्थात जंगली गोभी के बारे में। देखिए, अब हम पढ़ेंगे पौधों में जैव विकास का क्रम। देखिए, पौधों में जैव विकास के क्रम के लिए हमने जंगली गोभी को लिया है। देखिए, जंगली गोभी द्वारा ही 6 प्रकार की गोभियों की उत्पत्ति हुई। अर्थात जब जंगली गोभी का जैव विकास हुआ तो उसी को गांठ गोभी, ब्रोकली, फूल गोभी, पत्ता गोभी तथा लाल गोभी
तथा साथ ही साथ उसके केल का निर्माण हुआ। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक जंगली गोभी का जब विकास हुआ, जिस प्रकार मानव में हमने देखा, ठीक उसी प्रकार जंगली गोभी धीरे-धीरे वातावरण के अनुसार अपने में परिवर्तन करते गए, जो कि अलग-अलग भागों में, अलग-अलग रूपों में रूपांतरित हो गए। जैसे जंगली गोभी द्वारा ही, जैसा कि हमने कहा, फूल गोभी का निर्माण हुआ तथा पत्ता गोभी का निर्माण हुआ। जंगली गोभी द्वारा ही लाल गोभी का निर्माण हुआ। उसके साथ ही साथ ब्रोकली भी है, वो जंगली गोभी का भी रूपांतरण है। तथा गांठ गोभी तथा केल जो है, ये सभी के सभी जो गोभी दिखाई दे रहा है, वह सभी के सभी जंगली गोभी द्वारा ही इनकी उत्पत्ति हुई है। या ये कह सकते हैं कि जंगली गोभी जैव विकास के क्रम में पर वातावरण परिवर्तन के साथ साथ अपने आप में परिवर्तन किए, जो अन्य अन्य भागों में, अन्य अन्य रूपों में विख्यात था।